गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं डायरिया के बारे में। डायरिया क्या है, किस कारण से होता है, कौन कौन से साइन सिम्टम देखने को मिलेगा और डायरिया का ट्रीटमेंट है घर पे और हॉस्पिटल के अंदर किस प्रकार से किया जाएगा, उसके बारे में बात करेंगे। बच्चों, डायरिया वाला पोर्शन है या जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीडियाट्रिक नर्सिंग के अंदर एग्जाम के अंदर आना ही है, क्योंकि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है बच्चों ये डायरिया। ठीक है, तो बात करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर डिफाइन द डायरिया। डायरिया क्या है, क्या कारण है, कितने टाइप्स होती है और हाउ टू मैनेज द डायरिया। डायरिया का मैनेज घर पे, एट होम एंड इन हॉस्पिटल कैसे करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। इस प्रकार से इसके अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर आते हैं उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। देखिएगा, मल की प्रवृत्ति में परिवर्तन होना, मल की प्रवृत्ति के अंदर, प्रकृति के अंदर परिवर्तन होना, दिन में 3 बार से अधिक पानी जैसा मल के त्याग करने को डायरिया या दस्त कहा जाता है। देखिएगा बच्चों, द पासेज ऑफ, क्या लिखा हुआ है, द पासेज ऑफ 3 या more liquid stool per day known as डायरिया। देखिएगा, इसमें ये लिखा है द पासेज ऑफ 3 या मोर लिक्विड स्टूल पर डे। 3 या 3 से ज्यादा बार एक लिक्विड पानी जैसा स्टूल पास हो रहा है, वाटरली या लूज स्टूल पास हो रहा है, क्या कहा जाता है, डायरिया कहा जाता है। चेंज द स्टूल है ना, स्टूल के अंदर क्या हुआ है, चेंज हुआ है। एक नॉर्मली पर डे जो स्टूल पास करते हैं मैक्सिमम 1 या 2 बार, परंतु मैं कहूं कि 3 या 3 से ज्यादा बार लूज स्टूल, लिक्विड स्टूल पास हो रहा है तो क्या कहा जाएगा, डायरिया कहा जाता है। डायरिया को हिंदी में बच्चों क्या बोलते हैं, अतिसार के नाम से जाना जाता है या दस्त रोग के नाम से जाना जाता है। डायरिया या दस्त, अंडरस्टैंड। अतिसार के कारण शरीर में द्रव्य और इलेक्ट्रोलाइट्स की हानि होती है। ए डेफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स एंड फ्लूइड ड्यू टू डायरिया, ये तो आप जानते ही हैं। अतिसार मुख्य मल मुख मार्ग द्वारा फैलता है। ये ज्यादातर 6 माह से 2 वर्ष के बच्चों में होता है। मोस्टली डायरिया किस कारण से होता है, किस प्रकार से इंफेक्शन मोस्टली एंट्री करता है बॉडी के अंदर, मल फीको ओरल रूट से, है ना, फीको ओरल रूट द्वारा फैलता है। ऐसे कई संक्रमण रहेंगे, इंफेक्शन होगा, उसकी वजह से डायरिया उत्पन्न होता है। आगे कारण के बारे में भी बात करते हैं। एज ग्रुप के बारे में बात करते हैं बच्चों, ध्यान रखना, 6 माह से 2 वर्ष के बच्चों में ज्यादातर देखने को मिलता है। तो इसके अंदर बच्चों मैंने आपको अभी क्या बताया, डायरिया क्या है, उसका डेफिनेशन बताया। द पासेज ऑफ 3 या मोर लूज स्टूल, लिक्विड स्टूल पर डे ए नॉन एज द डायरिया। डेफिनेशन बच्चों एग्जाम के अंदर देखने को मिलती है। डायरिया की वजह से बॉडी के अंदर फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है। डायरिया मोस्टली जो फैलता है, स्प्रेड होता है, वो फीको ओरल रूट से फैलता है। मुख्यतः डायरिया 6 माह से लेकर के 2 साल के बच्चों के अंदर ज्यादा देखने को मिलता है। इतनी बात बच्चों डेफिनेशन के अंदर आपको लिखना है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट बात करते हैं, कारण के बारे में बात करते हैं। देखिएगा, कारण के अंदर इंफेक्शन रहेगा, पहला रहेगा, बहुत सारे इंफेक्शन है उनकी वजह से, न्यूट्रिशनल फैक्टर है उनकी वजह से, और एंटीबायोटिक्स। कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स बच्चों आपने देखा होगा
कि हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, दवाई देते हैं और डायरिया स्टार्ट हो जाता है? बात करेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालिएगा इन्फेक्शन, हेडिंग डालिएगा इन्फेक्शन। इन्फेक्शन के अंदर रोटा वायरस इन्फेक्शन कौन सा है? रोटा वायरस इन्फेक्शन बच्चों में मुख्य कारण होता है वीवीआई। डाल दीजिएगा बच्चों, वीवीआई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि डायरिया का सबसे मेन कारण क्या है? संक्रमण है। संक्रमण के अंदर भी किस प्रकार का वायरस या इंफेक्शन होता है? रोटा वायरस इंफेक्शन। बच्चों आप जानते हैं कि रोटा वैक्सीन दिया जाता है, रोटा वैक्सीन टू प्रिवेंट द डायरिया। अंडरस्टैंड? नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर है रोटा वैक्सीन, और रोटा वैक्सीन टू प्रिवेंट द डायरिया। ठीक है, तो सबसे बच्चों में मुख्य रूप से डायरिया फैलने का मेन कारण है वो क्या है? रोटा वायरस है। एक क्वेश्चन आपका यहां से बनेगा। दूसरा है, बात करते हैं एंटेरोवायरस इन्फेक्शन। जिस वर्ड के अंदर बच्चों एंटेरो लिखा हुआ है मतलब है इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन आंत, आंत होती है ना, आंत्र, आंत, आंतों का इन्फेक्शन हो जाता है जिसकी अंदर परमेबिलिटी बढ़ जाएगी, मूवमेंट बढ़ जाएगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ जाएगा, स्टूल पास होना स्टार्ट हो जाएगा। ई कोलाई, सिंगेला, कॉम्पिलोबैक्टर जेजुनाई, ये बच्चों सब इन्फेक्शन संक्रमण फैलाने वाले कारक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। प्रोटोजोआ, जियार्डिया, वॉर्म इन्फेस्टेशन, साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफी, है ना। तो इस प्रकार से बच्चों ये संक्रमण के अंदर किन किन के द्वारा संक्रमण फैलते हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहेंगे, जिसके अंदर मोस्ट कॉमन मैंने आपको बता दिया रोटा वायरस। मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन फाउंड इन द चिल्ड्रन इन डिजीज ऑफ द डायरिया, कौन सा? रोटा वायरस इन्फेक्शन। नेक्स्ट बात करते हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से भी खान पान में दिक्कत होती है। न्यूट्रिशनल फैक्टर की वजह से, जैसे कि इनबैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं, लाइक डिसलाइक होता है, पसंद नापसंद होती है, ओवर फीडिंग होता है, फूड एलर्जी वाली कंडीशन होती है, फूड पॉइजन वाली कंडीशन है, माल न्यूट्रिशन है, इनडाइजेशन है। इनडाइजेशन का मतलब अपच, डाइजेस्ट नहीं होगा, ज्यादा फीडिंग करवा दिया, डाइजेस्ट नहीं होगा, डायरिया होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये न्यूट्रिशनल फैक्टर भी डिपेंड करता है, डायरिया कोज करता है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट बात करते हैं, देखिएगा एंटीबायोटिक्स। ध्यान रखना, डॉक्टर बताते भी है कि हेवी एंटीबायोटिक चल रहा है, परंतु इस कंडीशन में डायरिया हो सकता है, घबराने की जरूरत नहीं है। अब ये साइड इफेक्ट आप बच्चों जानते हैं कि ऑल टाइप ऑफ द वैक्सीनेशन अकर कॉज द साइड इफेक्ट, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया, रेसेस, ये कॉम्प्लिकेशन सब देखने को मिलता है। तो एंटीबायोटिक क्या है, इनकी वजह से भी डायरिया कोज हो सकता है, जैसे कि एम्पिसिलिन। दूसरा है सिपेलोस्पोरिन। सिपेलोस्पोरिन एक बड़े पैमाने पे दी जाने वाली एंटीबायोटिक्स है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव टाइप्स के बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए दिया जाता है। हेवी स्ट्रॉन्ग ड्रग्स होती है बच्चों। तो इस प्रकार से कुछ एंटीबायोटिक्स जैसे एम्पिसिलिन है, तो ये भी क्या है, डायरिया कोज करता है। तो कोजेस के अंदर बच्चों मैंने आपको यह बताया कि किसी भी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म, न्यूट्रिशनल फैक्टर और एंटीबायोटिक, ये कोजेस हो सकता है। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट बात करते हैं प्रकार के बारे में, किस प्रकार के, कितने प्रकार के डायरिया होता है। देखिएगा, सबसे पहले हेडिंग डालिएगा टाइप्स ऑफ डायरिया। हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ डायरिया। उसके बाद में एक और कारण है बोतल फीडिंग, बच्चों ये भी लिख लेना, बोतल से दूध पिलाना। बोतल फीडिंग की वजह से डायरिया कोज हो सकता है, क्योंकि उस बोतल का प्रॉपर रूप से केयर नहीं होती है, साफ सफाई नहीं रखी जाती है, जिसकी वजह से
माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बॉडी के अंदर एंट्री करेगा और डायरिया कोज कर सकता है। ठीक है, तो 4 कारण मोटे पैमाने पे मैंने आपको बताया। अब हेडिंग डालिएगा डायरिया के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं। इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर आता है। वीडियो लंबा हो सकता है परंतु नॉलेज के लिए जरूरी है। एक बार आप लोग पीडीएफ है वो उसको अच्छे से लिख लीजिएगा, पीडीएफ अच्छे से नोट्स बना ले। साथ ही साथ में आप क्या करें, एक बार वीडियो देख लें। आपके मेरे हिसाब से डायरिया से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर गलत नहीं जाएगा। देखिएगा, टाइप्स या प्रकार के बारे में बात करते हैं तो एक्यूट डायरिया एक होगा। जिस वर्ड के अंदर एक्यूट है मतलब हाथों हाथ दस्तने लगेगी। कई ऐसी बीमारी होती है जिसकी कॉम्प्लिकेशन डिले होती है, लेट होती है, और किसी इस प्रकार की कोई डिजीज की ऐसी कॉम्प्लिकेशन जो हाथों हाथ होती है। तो एक्यूट डायरिया अचानक तीव्र पानी जैसा दस्त लगना, अचानक लगना, हाथों हाथ लगना, जैसे कि हेजा। हेजा को क्या बोलते हैं इंग्लिश में बच्चों? कोलेरा बोलते हैं, कोलेरा। कोलेरा के अंदर जो डायरिया होता है, स्टूल पास होता है, दस्ते लगती है। राइस वाटर स्टूल, राइस वाटर स्टूल। राइस का मतलब क्या हुआ? चावल। चावल का पानी होता है ना, जैसे चावल बनाते हैं उसमें पानी होता है, जिसमें जो मांड मांड बोलते हैं जिसमें पानी वाला। तो इस प्रकार से राइस वाटर स्टूल देखने को मिलेगा बच्चों, इसको वीवीआई के अंदर डालिएगा। क्वेश्चन ऐसा आता है कि राइस वाटर स्टूल जैसा दस्ते लग रही है, कौन सी बीमारी के अंदर बच्चों? आरसीसी का मतलब कोलेरा, आर का मतलब राइस वाटर। अंडरस्टैंड? ये ट्रिक बच्चों याद कर लेना, आरसी ये एग्जाम के अंदर आएगा। दूसरा है रोटा वायरस संक्रमण से लगने वाला दस्त। रोटा वायरस संक्रमण होता है, उसकी वजह से भी एक्यूट डायरिया होगा। इसका मुख्य खतरा पानी की कमी होता है। इसका मेन क्या है? तुरंत दस्ते लग जाएगी, पानी जैसा स्टूल पास होगा, पानी की कमी हो जाएगी। दूसरी बात करते हैं बच्चों, एक बीमारी टाइफाइड। टाइफाइड, टाइफाइड के अंदर क्या है? क्या पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म? साल्मोनेला टाइफी, और जिसकी वजह से जो डायरिया होता है वो पी सूप डायरिया होता है बच्चों। पी सूप डायरिया। पी सूप डायरिया मतलब मटर के दाने के समान दस्ते लगेगी। ग्रीन स्टूल होगा। मटर का दाना कैसा होता है? हरा होता है ना। तो पी सूप डायरिया, जैसे मटर के दाने का अपने क्या सूप बनाते हैं पीस करके, तो हरा हरा होता है। तो उसी प्रकार से यदि साल्मोनेला टाइफी का इन्फेक्शन है और उसकी वजह से दस्तें लग रही है तो पी सूप डायरिया रहेगा। बच्चों ध्यान रखना, इसके अंदर भी आपको याद रखना है, इसके अंदर भी आपको याद रखना है पीटी। पी का मतलब पी सूप, टी का मतलब टाइफाइड। अब ये दोनों क्वेश्चन हैं वो इतने इंपॉर्टेंट है कि हर एग्जाम के अंदर वन वे लाइन के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलता है, क्योंकि इन दोनों के अंदर उकड़ सुकड़ होने की संभावना रहती है। बच्चों मैंने आपको ट्रिक बता दिया है, अब आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कोलेरा की वजह से होने वाला स्टूल पास कैसा होता है? आप बोलोगे आरसीसी का मतलब, आर का मतलब राइस वाटर स्टूल। टाइफाइड के अंदर किस प्रकार का स्टूल पास देखने को मिलता है? मैंने लिखा दिया, आपका ट्रिक लिखा दिया पीटी। पी का मतलब होता है पी सूप डायरिया। अंडरस्टैंड? अब पी सूप डायरिया क्यों होता है? आप जानते हैं कि जो कोलेरा, जो टाइफाइड है उसका बैक्टीरिया होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, वो कहां पे ज्यादा एक्टिव होगा? गोल ब्लैडर के अंदर। और गोल ब्लैडर के अंदर क्या होता है? बाइल, ग्रीन कलर का बाइल होता है। अंडरस्टैंड? तो ये इतनी बातें याद रखनी है। एक्यूट डायरिया वह कंडीशन जिसके अंदर हाथों हाथ इंफेक्शन होता है, मोस्टली हेजा और रोटा वायरस इंफेक्शन के अंदर देखने को मिलता है। अब कोलेरा जैसी कंडीशन के अंदर बच्चों आपने देखा होगा, बच्चे आते हैं हॉस्पिटल के अंदर और उनको एडमिट किया जाता है, वो बेड पे बैठे हुए हैं, मैट्रेस बिछाया हुआ है, उसमें इस प्रकार से नदी बहती है, उस हिसाब से पानी का बहाव जाता है, इस प्रकार से दस्ते लगती है, अनकंट्रोल्ड डायरिया रहता है। यदि उनका टाइमली ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो उस कंडीशन में डेथ होने की संभावना रहती है।
इस प्रकार से ऐसा बेड के ऊपर पानी ऐसा बहता है। अंडरस्टैंड? एक दिन के अंदर मैं कहूं कि हैजा वाली कंडीशन के अंदर एक दिन के अंदर मोर देन 30 to 40 30 से 40 बार स्टूल पास होता है। देख लीजिएगा क्या कंडीशन होगी, हालत क्या हो जाती है बच्चों। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट बात करते हैं डिसेंट्री के बारे में। दूसरा टाइप्स का जो डायरिया है वो डिसेंट्री है। बच्चों जिस वर्ड के आगे डिस लगा रहता है, जिस वर्ड के आगे डिस लगा रहता है उसका मतलब होता है एबनॉर्मल, एबनॉर्मल या पेनफुल, पेनफुल। दस्त के साथ रक्त आना, पेट दर्द होना, बुखार या भूख की कमी हो सकती है। अब मैं कहूं दूसरा, देखिएगा डिसेंट्री के बारे में है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है बच्चों, ध्यान रखना। और टाइप भी है, डायरिया का टाइप्स भी है। डिसेंट्री जिसके अंदर स्टूल विथ ब्लड एंड म्यूकस नॉन एज द डिसेंट्री। स्टूल विथ ब्लड एंड स्टूल, सॉरी म्यूकस। अब स्टूल के साथ में ब्लड है, म्यूकस है, चिपचिपा पदार्थ है, वो निकल रहा है, क्या कहेंगे? डिसेंट्री कहा जाता है। मैंने बच्चों आपको बताया था जिस वर्ड के आगे डिस लगा रहता है उसका मतलब क्या है? एबनॉर्मल है, पेनफुल है। तो इस प्रकार से डिसेंट्री वाली कंडीशन के अंदर बच्चों क्या देखने को मिलेगा, ध्यान रखना। पेट में दर्द देखने को मिलेगा, बुखार आ सकता है, भूख की कमी हो सकती है। इसमें मुख्य खतरा संक्रमण है, माल न्यूट्रिशन है और पानी की कमी होती है। बच्चा कुपोषित हो सकता है, माल न्यूट्रिएंट हो सकता है, संक्रमण हो सकता है, पानी की शरीर के अंदर कमी हो सकती है, डिहाइड्रेशन हो सकता है। ए पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम द माल न्यूट्रिशन, डिहाइड्रेशन एंड एनी टाइप ऑफ द इंफेक्शन। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट बात करते हैं पेरिस्टेंट डायरिया। पेरिस्टेंट डायरिया लगातार दस्तें लगती है, ये 14 या अधिक दिनों तक जारी रहती है। इसमें अचानक पानी जैसा दस्त आता है। इसका मुख्य कारण आंतों का संक्रमण है। परसिस्टेंट डायरिया वह डायरिया जिसके अंतर्गत लंबे समय से डायरिया रहता है। यदि मैं एक टाइम ड्यूरेशन के बारे में बात करूं तो 14 या 14 दिन से ज्यादा, उससे ज्यादा दिन तक कंटिन्यू दस्तें लगी रहती है। क्या कहा जाता है? पेरिस्टेंट डायरिया कहा जाता है। परसिस्टेंट डायरिया कहा जाता है, पेरिस्टेंट नहीं होगा, परसिस्टेंट होगा। परसिस्टेंट, हाँ ठीक है, परसिस्टेंट। परसिस्टेंट डायरिया कहा जाता है। इनकी वजह, इसमें क्या है, मेन कारण क्या है? आंतों का संक्रमण है, एंटेरोकोलाइटिस है, आंतों का संक्रमण है, इंटेस्टाइन का इंफेक्शन है, खाना वहां जाता है, इंफेक्शन है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ेगा और दस्तों के रूप में बाहर निकल जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं कुपोषण के साथ में दस्त, डायरिया विद द माल न्यूट्रिशन। यह भी 14 दिन से अधिक तक रहता है। इसका मुख्य खतरा पानी, विटामिन और खनिज लवणों की कमी होती है। डायरिया विद द माल न्यूट्रिशन, कुपोषित बच्चा है उनको भी डायरिया होने की संभावना रहती है क्योंकि उसको बैलेंस डाइट नहीं है, बच्चा कमजोर है। नेक्स्ट बात करते हैं गतिशीलता संबंधित दस्त रोग। गतिशीलता संबंधित दस्त रोग, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो बढ़ जाता है। ये आंतों के स्वतः गतिशीलता में कमी या अधिकता के कारण होता है। या तो गति कम हो जाती है या गति ज्यादा हो जाती है, जिसके अंदर एक डिजीज कंडीशन है आईबीएस, इंफ्लामेटरी बोवेल सिंड्रोम। इंफ्लामेटरी बोवेल सिंड्रोम, जो बोवेल है उसका क्या है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे सिम्टम देखने को मिलते हैं। दूसरा है थायरोटॉक्सिकोसिस, थायराइड ग्लैंड का सिक्रेशन ज्यादा होने लग जाता है, जिसकी वजह से भी डायरिया कंडीशन होती है। गतिशीलता संबंधित दस्त रोग कहा जाता है, ध्यान रखना बच्चों। उसके बाद में श्लेष्मा पर आक्रमण संबंधित
दस्त रोग, म्यूकस है, म्यूकस का संक्रमण हो जाता है। बच्चों आप जानते हैं कि इंटेस्टाइन के अंदर वाली जो लेयर होती है वो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, म्यूकस का सिक्रेशन करती है। उस म्यूकस का क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, संक्रमण हो जाता है, और जिसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा, डायरिया देखने को मिलेगा। इस प्रकार के दस्त रोग में श्लेष्मा की अखंडता बाधित होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन है वो डिस्टर्ब होती है, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, दस्तें लगना स्टार्ट हो जाती है। अमीबियासिस, सिंगेलोसिस, साल्मोनेला इन्फेक्शन, ये सारी क्या करती है, म्यूकस मेम्ब्रेन को अफेक्ट करती है, प्रभावित करती है। अंडरस्टैंड। अब इस प्रकार से बच्चों आपने जान लिया डायरिया के प्रकार के बारे में। बात करें सबसे पहले एक्यूट डायरिया, उसके बाद में डिसेंट्री, उसके बाद में परसिस्टेंट डायरिया, डायरिया विद द मालन्यूट्रिशन, और उसके बाद में गतिशीलता संबंधित दस्त रोग, और उसके बाद में है संक्रमण, श्लेष्मा पर आक्रमण संबंधित दस्त रोग। ये इस प्रकार से 6 डायरिया के बारे में अपन बात किए। बच्चों मैंने हिंदी इंग्लिश के अंदर भी पीडीएफ नीचे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। जिन बच्चों को पेड क्लास करना है वो बच्चे अपने 9470481681 पे आपका नाम और कॉलेज का नाम लिखें। साथ ही साथ में कैफी नर्सिंग ऐप को क्या कर लें, डाउनलोड कर लें, और वहां से आपका क्लास मिलेगा, वहां पे पीडीएफ मिलेगा। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में। मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं। अब डायरिया के अंदर साइन सिम्टम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करें। एक पर्सन है, उनको दस्तें लग रही है। आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा क्या होगा वहां पे, जब बॉडी से फ्लूइड है वो मात्रा बाहर निकल रही है, फ्लूइड है वो बाहर निकल रहा है, लिक्विड फ्लूइड बाहर निकल रहा है, इसका मतलब है कि डिहाइड्रेशन होगा, निर्जलीकरण होने की संभावना रहेगी, पानी की शरीर के अंदर कमी होगी, साथ ही साथ में माल न्यूट्रिएंट होगा, बच्चा कुपोषित रहने की संभावना रहेगी, बुखार आ सकता है, बुखार आ सकता है, उनको पेट में दर्द हो सकती है, खाना नहीं खा पाएगा, इंडाइजेशन वाली कंडीशन होती है, बच्चे को भूख नहीं लगेगा क्योंकि बॉडी का इंटेस्टाइनल है वो क्या है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम है वो क्या हुआ है, डिस्टर्ब हुआ है। तो ये बेसिक सिम्टम देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में आप जानते हैं कि जब फ्लूइड की मात्रा कमी होती है, ऐसी परिस्थिति के अंदर इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस होंगे। इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये बॉडी के अंदर कमी हो जाएगी। मिनरल्स है, विटामिन है, उनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो इस प्रकार के सिम्टम बच्चों डायरिया वाली कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं डायरिया के अंदर मोस्ट कॉमन सिम्टम है पानी की कमी, जिसको डिहाइड्रेशन कहते हैं, और डिहाइड्रेशन वाला अपने पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। डिहाइड्रेशन क्या है, क्या क्या सिम्टम है, कितने प्रकार का होता है, क्या ट्रीटमेंट करते हैं, कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं, वो अपने वहां पे पढ़ेंगे। अंडरस्टैंड। अब दस्त या अतिसार का घरेलू उपचार के बारे में बात करते हैं। घरेलू उपचार घर के अंदर है ना, तो इसको पहले लिख दो आप 1 नंबर। होम पर जैसे डायरिया हुआ है, तो बच्चों के अंदर डायरिया आमतौर पे होता रहता है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हाथों हाथ दौड़ करके हॉस्पिटल के अंदर जाए, नहीं, घर पे भी इलाज कर सकते हैं। घर पे ट्रीटमेंट नहीं होता है तो आपको कहां है, हॉस्पिटल जाना है। तो पहले लिखिएगा होम पे जो ट्रीटमेंट करते हैं अतिसार या दस्त में घरेलू उपचार। साधारण दस्त की स्थिति में शिशु का उपचार घर पर किया जाता है। निर्जलीकरण को रोकने के लिए शिशु को सामान्य से अधिक तरल पेय देना होता है। ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जिसको बोलते हैं ओआरएस, बच्चों इंपॉर्टेंट है, वीवीआई के अंदर जाएगा। इसकी फुल फॉर्म याद रखना, ओआरएस की फुल फॉर्म एग्जाम के अंदर कई बार पूछा गया है। मौखिक रूप से मतलब ओरली दिया जाता है, ताकि शरीर में दस्त के कारण कमी हुए पानी एवं खनिज तत्वों की क्षतिपूर्ति हो सके। जो पानी की कमी है, इलेक्ट्रोलाइट की डेफिशिएंसी होगी है, उसकी पूर्ति करने के लिए
ओआरएस का घोल बना के देना है ओरल रूट से। अंडरस्टैंड? ज्यादा से ज्यादा अधिक पेय पदार्थ देना है। ओआरएस को विभिन्न अंश निम्न शामिल होते हैं। ओआरएस के अंदर कंटेंट के बारे में बात करते हैं, जिसके अंदर सोडियम क्लोराइड, ये थोड़ा ध्यान रखना, देखना, सोडियम क्लोराइड होता है 2.9, सोडियम क्लोराइड होता है 2.9, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, एक मिनट, ओआरएस कंपोजिशन, सोडियम क्लोराइड, हाँ 2.69 नहीं है, 2.6 ग्राम सोडियम क्लोराइड होता है बच्चों, 2.6 ग्राम। सोडियम बाइकार्बोनेट जिसमें 2.9 ग्राम 2.9 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसको बोलते हैं ट्राइसोडियम सिट्रेट, ट्राइसोडियम सिट्रेट। उसके बाद में है क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड 1.5 ग्राम, और ग्लूकोज जिसके अंदर डेक्सट्रोज रहेगा कितना, 20 ग्राम। इस प्रकार से ओआरएस के अंदर क्या क्या होता है, सोडियम क्लोराइड कितना, 2.6 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड 1.5 ग्राम, सोडियम बाइकार्बोनेट 2.9 ग्राम, लिख लेना 2.9 ग्राम, जिसको बोलते हैं ट्राइसोडियम सिट्रेट। और उसके बाद में है ग्लूकोज, ग्लूकोज होता है बच्चों 13.5, 20 नहीं होता, इसके अंदर पैरामीटर चेंज है, उन्होंने मिलीमोल के अकॉर्डिंग लिखा है। तो अपन को क्या ध्यान रखना है, सोडियम क्लोराइड होता है 2.6 ग्राम, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम साइट्रेट होता है वो 2.9 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड होता है वो 1.5 ग्राम, और ग्लूकोज होता है वो कितना होता है 13.5 ग्राम प्रति 1 लीटर पानी में। इस प्रकार से घोल के बच्चों दिया जाता है। टोटल कितना हुआ देखिएगा, 21 होना चाहिए या 20, 13, 17, 18, 19, ठीक है। तो ये 20 ग्राम टोटल होता है। देखिएगा, आमतौर पर बच्चों को 300 ml घोल प्रति 4 घंटे में पिलाया जाता है। ये होता है किसे पिलाते हैं, आमतौर पर बच्चों को 300 ml घोल प्रति 4 घंटे में पिलाया जाता है। बच्चों को घोल 50 ml प्रति किलोग्राम वजन के अनुसार पिलाना है। बच्चों को दूध पिलाना जारी रखना है। जब डायरिया वाली कंडीशन है, उस कंडीशन में ब्रेस्ट फीडिंग है वो बंद नहीं करना है। बालक को दही, सेव, फल, केला आदि खिलाना है, ये लाभदायक होता है। यदि दस्त ठीक न हो तो उसका लक्षण गंभीर लगे तो उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना है। तो इस प्रकार से घरेलू उपचार के अंदर सबसे ज्यादा पेय पदार्थ देना है, बच्चे को लिक्विड देना है, ओआरएस का घोल पिलाना है, कितना क्या पिलाना है उसके अंदर मैंने पैरामीटर के अंदर बता दिया। ओआरएस को घोल 1 लीटर पानी के अंदर डाल करके बच्चों को पिलाना है तैयार करके। ओआरएस के घोल के अंदर क्या क्या कंटेंट होते हैं उसके बारे में भी बता दिए। अब बात करते हैं, यदि और ट्रीटमेंट कंटिन्यू उसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाए, बच्चा ठीक नहीं हो रहा है और डायरिया कंट्रोल नहीं हो रहा है, अनकंट्रोल कंडीशन में है, गंभीर सिम्टम देखने को मिलते हैं, ऐसे कंडीशन के अंदर डॉक्टर को दिखाना है, हॉस्पिटल के अंदर भर्ती करना है। तो देखिएगा, हॉस्पिटल के अंदर भर्ती करने से संबंधित क्या क्या करेंगे, अस्पताल में प्रबंधन क्या करते हैं, हेडिंग डालिएगा, अस्पताल के अंदर क्या प्रबंधन करेंगे। पहला तो घरेलू के अंदर मोस्टली ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है, अधिक पेय पदार्थ देना है, दही है, सेब है, फल है, केला है, ये देना है, और कंटिन्यूस केयर करते रहना है, ये इतनी बार है, और ओआरएस का घोल पिलाना है।
अस्पताल में यदि साधारण दस्त की स्थिति में घर पर उपचार करने के बाद लक्षण में सुधार न दिखे तो अस्पताल में भर्ती करना है और इसमें निम्न प्रकार से इसका इलाज किया जाता है। अस्पताल के अंदर 100 ml पर केजी के हिसाब से ओआरएस का घोल 4 घंटे में दिया जाता है। कितना ml? 100 ml पर केजी के हिसाब से, जितना बच्चे का वजन है उस हिसाब से 100 ml पर केजी के हिसाब से बच्चे को क्या है का ओआरएस का उपयोग 4 घंटे में किया जाता है। यदि सुधार हो तो साधारण दस्त की तरह उपचार जारी रखते हैं। यदि सुधार हो रहा है, दस्तें हैं वो कंट्रोल में आ रही है, तो क्या करना है बच्चों? ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? साधारण जो डायरिया का ट्रीटमेंट हो रहा है उस हिसाब से करते रहेंगे। ये सुधार नहीं है तो अधिक ओआरएस दिया जाता है। यदि नहीं है तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? और ज्यादा ओआरएस की मात्रा देंगे। यदि स्थिति और गंभीर हो जाए तो आईवी लाइन से इंट्रावीनस रिहाइड्रेशन थेरेपी का उपयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जब डायरिया कंट्रोल नहीं होता है तो इंट्रावेनस रिहाइड्रेशन थेरेपी दिया जाता है। आईवी फ्लूइड चढ़ाया जाता है, बच्चे को हाथ में कैनुला लगा देते हैं, आईवी लाइन से क्या देते हैं? थेरेपी दी जाती है। तो इस प्रकार से देते हैं। अब आईवी थेरेपी के अंदर बच्चों देखिएगा, सबसे पहले हेडिंग डालिएगा आईवी थेरेपी के अंदर। इस विधि का उपयोग गंभीर निर्जलीकरण वाले बच्चों में तब किया जाता है जब मुंह द्वारा तरल पदार्थ लेने में असमर्थ हो। आईवी लाइन से फ्लूइड देने की नौबत कब आ जाती है? जब बच्चा ओरली रूट से नहीं ले रहा है या शौक की कंडीशन में है, बच्चे के लक्षण है डायरिया से रिलेटेड वो ज्यादा देखने को मिलता है, बच्चा कमजोर होता जा रहा है, अनकॉन्शियस होते जा रहा है। इसके लिए रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन एवं उनकी अनुपलब्धता में नॉर्मल सलाइन निम्न प्रकार से दिया जाता है। इसके अंदर बच्चों क्या देते हैं? RL प्लस NS, इन दोनों में से कोई भी दे सकते हैं। परंतु मैं कहूं कि बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा कम हो रही है, ऐसी कंडीशन के अंदर इलेक्ट्रोलाइट किसके अंदर पाए जाते हैं? RL के अंदर पाया जाता है। यदि RL नहीं है तो क्या देंगे? NS देंगे। परंतु फर्स्ट प्रायोरिटी आईवी फ्लूइड के अंदर डायरिया के केस के अंदर क्या देंगे? RL देंगे। 1 वर्ष से छोटे शिशु को प्रथम घंटे में 30 ml पर केजी के हिसाब से, अगले 5 घंटे में 70 ml पर केजी के हिसाब से, अर्थात 6 घंटे में कुल 100 ml पर केजी के हिसाब से देना है। ये बच्चों ध्यान रखना कैसे देते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। 30 ml पर केजी प्रथम घंटे में, उसके बाद में अगले 5 घंटे के दौरान 70 ml पर केजी के हिसाब से देते हैं, या 6 घंटे में कुल 100 ml पर केजी के हिसाब से आईवी फ्लूइड देना है। दूसरी बात करते हैं, 1 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पहले आधे घंटे में 30 ml पर केजी के हिसाब से, अगले 2.5 घंटे में 70 ml पर केजी के हिसाब से, अर्थात 3 घंटे में 100 ml पर केजी के हिसाब से दिया जाता है। अच्छे से देख लेना फॉर्मूला को कैसे देना है, क्योंकि आप जानते हैं कि बॉडी का बच्चों के अंदर वजन के अनुसार कोई भी फ्लूइड दिया जाता है। मेडिसिन है वजन के अनुसार दी जाती है, कितना देना है क्या करना है तो वजन के हिसाब से दिया जाता है। अंडरस्टैंड? तो कितना वजन है, 1 वर्ष से छोटा है या 1 से 5 साल का है, क्या क्या फॉर्मूला होगा इसको अच्छे से देख लेना बच्चों। इसके उपरांत बच्चों के हाइड्रेशन लेवल का आंकलन करते हैं। यदि अब भी गंभीर निर्जलीकरण का चिन्ह हो तो आईवी फ्लूइड दिया जाता है। निर्जलीकरण का लेवल सामान्य होने पर पुनः ओआरएस घोल द्वारा उपचार करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि ओआरएस थेरेपी आईवी लाइन से फ्लूइड जा रहा है, यदि कंट्रोल्ड में है तो क्या करेंगे? ओआरएस पे वापस आ जाएंगे, और यदि अनकंट्रोल्ड है अभी भी नहीं है तो क्या करेंगे? आईवी फ्लूइड जाने देंगे, चलने देंगे। उसके बाद में बात करते हैं आहार संबंधित डाइटरी मैनेजमेंट। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों आप जानते हैं जब डायरिया वाला केस होता है उसके अंदर खान पान पे विशेष रूप से ध्यान देना होता है, जिसमें स्तनपान जारी रखना है। क्वेश्चन आ सकता है कि जब डायरिया वाली कंडीशन में ब्रेस्ट फीडिंग इंडिकेशन है या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है तो स्तनपान देते रहना है, ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है। स्तनपान नहीं करने वाले बच्चों को अर्ध ठोस
भोजन समान मात्रा में पानी मिलाकर गाय या भैंस का दूध देते हैं। गाय भैंस का दूध नहीं तो बकरी का भी दूध दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में बड़े शिशु को अर्धठोस आहार में सीरियल्स, बड़े अनाज वाले होते हैं, मोटे दाने वाले, एप्पल, पुल्प, योगर्ट का मतलब होता है बच्चों दही, कर्ड, उसके बाद में है पोटैटो, राइस आदि कुचल कर दे सकते हैं। दस्त में खून आने पर मुंह से खाना रोककर आंत को आराम दिलाया जाता है। दस्त में यदि खून आ रहा है तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, माउथ से खाना देना रोक देंगे, इंटेस्टाइन को थोड़ा क्या है आराम करने देंगे, वहां कहीं कोई खरोश वरोश इन्फेक्शन ज्यादा है, म्यूकस का अल्सर हुआ है, ठीक है। तो ये तो था डाइटरी मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या देना है। उसके बाद में बात करते हैं एंटीबायोटिक थेरेपी के बारे में बात करें। एंटीबायोटिक कौन कौन सी एंटीबायोटिक देंगे बच्चों, आप जानते हैं कि कुछ एंटीबायोटिक्स होती है जो डायरिया कोज करता है, जो मैंने आपको पहले बताया था, एम्पिसिलिन, सेफेलो ग्रुप की जो दवाई थी वो भी। एंटीबायोटिक के अंदर डायरिया के केस के अंदर मेट्रानिडेजोल, ऑफ्लॉक्सासिलिन, ऑफ्लॉक्सासिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिलिन, फुराजोलेडिन, नेलिडिक्स एसिड, एम्पिसिलिन, ये सब बच्चों दिया जाता है। ये सारी दवाइयां दी जाती है। ध्यान रखना, मोस्ट रूप से हॉस्पिटल के अंदर ये मेट्रो चलती है, बोलते हैं ना मेट्रो, सिप्रो, मेट्रो और सिप्रो नहीं बोलते हैं, मेट्रो, सिप्रो और ऑफ्लॉक्सासिलिन, ये तीनों दवाई डायरिया के अंदर मोस्टली चलती है, हॉस्पिटल के अंदर मोस्टली यूज होने वाली दवाइयां है। उसके बाद में एंटी मोटिलिटी ड्रग्स, मतलब उनकी मूवमेंट है, जो गट की मोटिलिटी है उसको कम करने के लिए एंटी मोटिलिटी दवाइयां, जिसमें कौन सा है, लोमेटिल, लोपेरामाइड, लोमेटिन और लोपेरामाइड, ये एंटी मोटिलिटी ड्रग्स होती है। लोपेरामाइड बच्चों दिया जाता है। एक आता है स्ट्रॉन्ग ड्रग्स है, कौन सी, ड्रोटिन, तो लोपेरामाइड ये भी बच्चों ध्यान रखना, हॉस्पिटल के अंदर आपको देखने को मिलती होगी। स्पाज्मोडिक ड्रग्स जो मरोड़ों वाला दर्द होता है उसको ठीक करने के लिए दवाई दी जाते हैं। उसके बाद में वमनरोधी सिम्टोमेटिक ड्रग्स है। हाँ, स्पाज्मोडिक भी दे सकते हैं बच्चों, एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग्स देते हैं। देखो यहां पे लिखा हुआ है, ये सिम्टोमेटिक लिखा हुआ है, सॉरी, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया जाता है बच्चों। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, वर्ड ट्रीटमेंट, जिसके अंदर क्या होता है, जैसा सिम्टम देखने को मिलता है वैसा ट्रीटमेंट किया जाता है, जैसा सिम्टम देखने को मिलेगा वैसा ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसको बोलते हैं पैलिएटिव केयर। बच्चों ध्यान रखना, पैलिएटिव केयर, जैसे आप जानते हैं कैंसर वाली कंडीशन है, कैंसर की बीमारी ठीक नहीं हो सकती है, ट्रीटमेंट चल रहा है, परंतु उसके बाद में भी उनका पैलिएटिव केयर किया जाता है अकॉर्डिंग टू साइन सिम्टम, अकॉर्डिंग टू ट्रीटमेंट गिवन द पेशेंट इन केस ऑफ द कैंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से पैलिएटिव केयर वह केयर जो सिम्टम है उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट किया जाता है। यदि मैं कहूं कि उल्टियां हो रही है तो एंटी इमेटिक्स ड्रग्स देंगे। यदि दर्द हो रहा है, और डायरिया के अंदर बच्चों दर्द होता है, मरोड़ों वाला दर्द होता है, जिसको बोलते हैं, जिसको कौन सी दवाई देंगे, एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग्स देंगे। उसके बाद में बुखार है, एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स देंगे। यदि एसिडिटी बनती है तो एंटासिडिक ड्रग्स देंगे। मैंने स्पाज्मोडिक पढ़ लिया था, थोड़ा नहीं ध्यान रहा, ठीक है। तो ध्यान रखना, सिम्टोमेटिक ड्रग्स दिया जाता है। बुखार है तो बुखार की दवाई देंगे, उल्टियां हैं तो उल्टी की दवाई देंगे, दर्द है तो स्पाज्मोडिक ड्रग्स देंगे, ठीक है ना, ध्यान रखना। एंटी एनाल्जेसिक ड्रग्स यहां पे नहीं देंगे, स्पाज्मोडिक ड्रग्स देंगे। उसके बाद में एसिडिटी है तो एंटासिड देंगे, अंडरस्टैंड। उसके बाद में बात करते हैं जटिलता का उपचार। आप जानते हैं कि बच्चों
डायरिया वाली कंडीशन के अंदर कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना रहती है। जिसके अंदर वॉमिटिंग है तो 10 मिनट के लिए ओआरएस रोक देते हैं। इसके उपरांत ओआरएस देते हैं। यदि पुनः वॉमिटिंग हो तो एंटी इमेटिक दवा और आईवी फ्लूइड देते हैं। यह ध्यान रखना है, वॉमिटिंग हो रहा है तो क्या करेंगे, ओआरएस का घोल रोक देते हैं और उसके बाद में वॉमिटिंग रुकती है तब दवाई देते हैं। और दवाई देने से पहले, ओआरएस देने से पहले क्या करेंगे, एंटी इमेटिक और आईवी फ्लूइड देते हैं। पेट का फूलना है, एब्डोमिनल डिस्टेंस हो सकता है, संक्रमण का उपचार करना है, मुंह में कुछ लेना कुछ टाइम के लिए रोक देना है। यदि मूत्र का त्याग हो रहा है तो आईवी फ्लूइड और पोटेशियम क्लोराइड का उपयोग करते हैं। कुछ अंतराल पर नेजोगैस्ट्रिक नलिका द्वारा सक्शन करना, नेजोगैस्ट्रिक नलिका द्वारा सक्शन कर सकते हैं। पेट के अंदर भरी हुई गैस को बाहर निकाल सकते हैं। उसके बाद में कन्वल्सन है तो कन्वल्सन का ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये बच्चों था डायरिया के अंदर, डायरिया क्या है, क्या क्या कारण है, क्या क्या सिम्टम देखने को मिलते हैं, कैसे घर पे उसका कितने प्रकार के होते हैं, घर पे कैसे इलाज करोगे और हॉस्पिटल के अंदर किस प्रकार से इलाज किया जाता है, उसके बारे में बात किया। अब ये आपके इस इंग्लिश के अंदर भी यहां पे दिया हुआ है, वही है, सेम ही है, आप इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। देखो यहां पे सिम्टम के अंदर वही है, कौन कौन से सिम्टम देखने को मिलते हैं। फ्रीक्वेंटली वाटर बॉवल मूवमेंट एंड स्टूल विद द पस, ब्लड, ऑयल या म्यूकस, एब्डोमिनल क्रैम्पिंग, मरोड़ा वाला दर्द होता है, ब्लोटिंग और रेक्टल डिस्कम्फर्ट, डिहाइड्रेशन एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, ये कंडीशन देखने को मिलती है। मैनेजमेंट के अंदर बच्चों मैंने आपको ये बताया हुआ है। आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, धन्यवाद।